जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस टॉपिक में हम पोषक तत्व के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी के सीरीज चला रहे हैं जो आप देख सकते हैं आगे वीडियो जो प्लेलिस्ट में डाला गया है। यहाँ से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? देखिए, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इसी रासायनिक तत्वों को हम पोषक कहते हैं। ठीक, कह सकते हैं कि पोषक तत्व हम भोजन को क्या कहते हैं, अदृश्य घटक है जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर की स्वस्थ बनाने के लिए होती है। यानी हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, पोषक के द्वारा शरीर का निर्माण, शरीर में ऊर्जा और शरीर की पूर्ति तथा शरीर के अंदर जो टूट फूट मरम्मत होते हैं, इसके लिए पोषक तत्व की जरूरत होता है। अब समझेंगे आसान भाषा में। अगर बाइक को चलाते हैं तो उसमें तेल डालते हैं। अगर तेल आपके बाइक में नहीं है तो आपका शरीर जो है कि बाइक नहीं चल पाएगा। तो हमारा जो शरीर है, इस शरीर को चलाने के लिए भी क्या चीज़ की जरूरत है? तो पोषक तत्व की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। जब आप पानी खाना नहीं खा रहिएगा तब पूरा की तरह लेरुआ के कहीं गिर जाइएगा। ठीक है, पूरा आपके देह में क्या होगा, जान ही नहीं रहेगा। तो जो भोजन हम ग्रहण करते, यही हमारी भोजन हमारे शरीर को जिंदा रखता है। ठीक है, आज आप बोल रहे हैं, पूरा एकदम मजबूत हैं, क्या चीज़ से? भोजन से ही। तो अगर भोजन नहीं मिलेगा तो ये सारी चीज़ हमारे शरीर में नहीं होगा, यानी हम शायद जिंदा भी नहीं रहेंगे। भोजन से ये सारी चीज़ होती है। जैसे मोटरसाइकिल में तेल डालते हैं तो मोटरसाइकिल चलता है, सेम उसी प्रकार जब तक खाना नहीं खाएंगे तो नहीं चलेंगे। तो इसके लिए आपको खाना खाना जरूरी है। खाना खाएंगे तो आपके शरीर की विकास होगा। आप हेट ही चुके थे, अब हेतवा चुके हो गए हैं। तो ये क्या चीज़ से कर रही है? खाना से विकास कर रहा है। जब तक आपके शरीर के अंदर है अन्न नहीं जाएगा तब तक आपका शरीर का विकास ही नहीं करेगा। ये जो विकास करता है ये क्या चीज़ से कर रहा है? आपका ही भोजन से कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये कटे फटे क्या होते हैं? ये मरम्मत के कार्य करता है। अब भोजन को जो है ना हम करते हैं ना, तो उससे 3 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, पोषक। पहला ऊर्जा, हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं ना तो ऊर्जा आता है। उसके बाद क्या आता है जी? तो हमारे शरीर की निर्माण होता है। दूसरा क्या होता है? रोग से रक्षा करता है। तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा प्राप्त रहता है। तो अगर हमारे ऊर्जा से हम क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे मिलता है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट अगर वसा किसी भोजन में रहेगा और उस भोजन को हम ग्रहण करेंगे तो उससे हमारे शरीर में क्या होगी? ऊर्जा मिलेगी। अगर कार्बोहाइड्रेट वसा नहीं खाएंगे, भोजन के माध्यम से नहीं खाएंगे, तो हमारे शरीर का क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं देगा, ऊर्जा नहीं आएगा। नहीं कहते कोई भी चीज़ खाते रहे हम ऊर्जा और लेंगे। ठीक है, तो ये आपके शरीर की क्या ऊर्जा है। ठीक, अब आता है शरीर का। तो प्रोटीन और जल जो होता है ना, इसी प्रोटीन और जल से आपका शरीर का निर्माण होता है। हम जो भोजन करते हैं ना तो उसमें प्रोटीन और जो जल होता है, उसी जल से आपका शरीर का निर्माण हुआ है। यानी हमारा जो शरीर देख रहे हैं, ये शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? तो प्रोटीन से और जल से होता है। दूसरा आता है रोग से रक्षा करता है। तो रोग यानी हमारा शरीर में जब रोग होता है, यानी जब बीमारियां होती है, तो उस बीमारियां को रोकने का जो कार्य करता है वो खनिज और कौन करता है जी? विटामिन करता है। यानी आपके शरीर को बीमारी जो होने से रक्षा कौन करता है? तो खनिज और विटामिन करता है। जो भोजन करते हैं ना उसी में खनिज और विटामिन होता है, और ये दोनों जो है ना किसकी रक्षा करता है? तो आपके शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो बीमारियां उत्पन्न होती है ना, उस उत्पन्न को नहीं होने देता, यानी उसकी रक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पोषक तत्वों के लिए निम्नलिखित जो है ना आवश्यकताएं होती है हमारे शरीर को विकास के लिए। वो कह कौन कौन है? तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल है। तो अब समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट यह एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में, ठीक है, मिलकर बने होते हैं। जो कार्बनिक पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यानी यह कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बनिक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद होते हैं। जिसमें कार्बन मौजूद होगा वो कार्बनिक यौगिक होगा, और जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होगा वो कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। जैसे अगर बात करें N2O, तो ये कार्बनिक यौगिक है?
नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। लेकिन वही करे CH2O, C2OH2O, तो ये क्या होगा, कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद है। तो जिसमें कार्बन मौजूद रहेगा वो कार्बनिक यौगिक कहलाएगा, जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होगा वो कार्बनिक न कहला के अकार्बनिक यौगिक कहलाएगा। ठीक है। इसका मुख्य जो कार्य होते हैं वो प्रतिदिन हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, यानी पर डे हमारे शरीर में इसका काम क्या है, ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट यह भोजन का सबसे बड़ा भाग है, यानी हमारे शरीर में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे शरीर में जो है ना सबसे बड़ा भाग है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, जो ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है। इसका समान सूत्र CH2O होता है। क्या होता है जी, CH2O होता है। देखिए इसमें कार्बन है तो कार्बन है तो क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ है। इसकी मात्रा आहार में सर्वाधिक होता है, यानी जो हमारी आहार होती है उसमें इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। हमारे शरीर की लगभग 55 से 65% की मात्रा में ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से ही करते हैं। यानी हमारे शरीर में 55 से 65% की मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जो है ना हमारे शरीर के पूर्ति करता है। ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित जो ऊर्जा होती है वो 4.2 कैलोरी होता है। समझ जाइए कि 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है उपस्थित में ऊर्जा जो होती है वो कितना होता है, 4.2 कैलोरी होता है। समझे, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा, तो 4.2 कैलोरी होता है। ठीक है। और ये हमारे शरीर में 55 से 65% की मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए इसका स्रोत क्या होगा, यानी आप कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त करेंगे, क्या क्या चीज खाते हैं कि आपके शरीर के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट देता है। तो देखिए स्रोत के आधार पर अगर हम सभी अनाज में जितने भी अनाज होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ठीक है, उसका मक्का हो गया, जौ हो गया, उसका शहद हो गया, आलू हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, गुड़ हो गया, चुकंदर हो गया, गन्ना हो गया, ये सारी चीज के माध्यम से हम कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर के अंदर प्राप्त करते हैं, जो हमारे शरीर में क्या देता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये यहाँ से बहुत सारे सवाल क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए आपके शरीर के अंदर ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा जी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। चावल में क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऐसा एग्जाम्पल जो है ना बीपीएससी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, आप देख सकते हैं। इसे सकरा भी कहते हैं क्योंकि यह स्वाद में क्या होता है, मीठा होता है। आप जितने भी सारी चीज बताए हैं, चावल जो अनाज है, अनाज है जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, चावल मक्का हो गया, जौ हो गया, शहद, आलू, ये सारी चीज जो है इसकी स्वाद जो होता है ना मीठा होता है, और मीठा को हम सकरा कहते हैं, और सकरा जो है वो स्वाद में मीठा होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को ही सकरा कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा है डाइसेक्राइड, और तीसरा है पॉलीसेक्राइड। मोनो की बात करें हम तो मोनो मतलब एक होता है, एक सेक्राइड यानी एक व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। डाई यानी दो सेक्राइटों से मिलकर बना होता है। अब पोली मतलब बहुत सारा, एक दो से अधिक, तो बहुत सारे पोली यानी बहुत सारे सेक्राइड आपस में मिलते हैं तो पॉलीसेक्राइड बनते हैं, और एक सेक्राइड रहेंगे तो उसे मोनोसेक्राइड कहेंगे, और 2 रहेगा तो उसे डाइसेक्राइड कहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि मोनोसेक्राइड क्या है। देखिए मोनोसेक्राइड क्या होते हैं। मोनोसेक्राइड को हम कह सकते हैं कि एक जब सेक्राइड आपस में मिलता है, जब एक सेक्राइड रहता है तो उसी को हम मोनोसेक्राइड कहते हैं। इसका जो है ना हम यह जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, यानी ये जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। जैसे अगर चीनी को पानी में डालेंगे तो घुल जाता है, ठीक है, उसी प्रकार इसमें जो मोनोसेक्राइड होते हैं ना, ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसमें आपको पता नहीं चलता है। लेकिन आप पत्थर को अगर पानी में रखते हैं तो देखिए वो गलेगा नहीं, गलेगा, लेकिन आप चीनी को डाल देंगे तो निश्चित ही कि वो गल जाएगा, पानी में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही नहीं दिखाई देगा। यह एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं को बना होता है। मैंने पहले ही बताया है कि ये कार्बन जो होते हैं एक ही कार्बन के यौगिकों से मिलकर क्या होता है, मोनोसेक्राइड बने होते हैं। ठीक। इसे ग्रहण करने पर शरीर की शीघ्र ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे ही इसे हम ग्रहण करेंगे, जब भोजन को करेंगे तो उसमें हमारे शरीर के अंदर जो है एक बैग एनर्जी आ जाएगा। ठीक है। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये सबसे क्या होता है जी, सरल जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट होता है। ये ज्यादातर दौड़ जो करता है ना उसमें इसका जो है कि वो सेवन करते हैं। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी सबसे आसान कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। पाचन की क्रिया में इन्हें अंतिम रूप से प्राप्त किया जाता है, यानी पाचन की क्रियाओं में, ठीक है, इसे क्या करते हैं हम, सबसे अंतिम जो है ना क्रिया होती है उसमें हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं।
ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज आदि जैसे हैं। यानी ये पाचन के रूप में हम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कहीं है, मोनोसेक्राइड में भले फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आदि के रूप में होते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर ग्लूकोज क्या होते हैं। देखिए ग्लूकोज यह हमें तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। हमने मोनोसेक्राइड में बताया ना, ये बहुत ही जल्द क्या होती है, ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल क्या होगा, ग्लूकोज हो जाएगा। और ग्लूकोज जो होता है ना हमारे शरीर में, जैसे ही आप इसे पियेंगे वैसे ही हमारे शरीर में क्या होगा, एक बैग एनर्जी देगा, ठीक है, तुरंत देता है। जैसे एकदम चट सीना एकदम आप पीजिएगा, लगले आपके शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, उत्तेजना आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा, ठीक है, एनर्जी। ग्लूकोज की ऊर्जा, ग्लूकोज की जो सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है, ठीक है, इसका ग्लूकोज का सूत्र हो गया। इसे शरीर का ईंधन भी कहा जाता है, यानी इसे शरीर का हम क्या कहते हैं, ईंधन। तक कहेगा शरीर का ईंधन किसे कहते हैं, तो ग्लूकोज को कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत ही जल्दी क्या होता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है ग्लूकोज, ठीक है। अब आता है फ्रक्टोज। देखिए दुनिया की सबसे मीठी जो प्रकृति क्या होती है, सकरा होता है जी, जो स्वाद में क्या होता है, मीठा होता है। फलों के मीठापन के कारण होता है, फलों के मीठापन के क्या होते हैं, कारण होते हैं। जितने भी आप फल खाएंगे, सेव खाएंगे, अंगूर खाएंगे, अमरूद खाएंगे, चाहे जितने भी आप फल खाते हैं, वो खट्टा आपका होता है, नहीं होता ना, मीठा होता है। यानी उसकी स्वाद जो होगा वो मीठा होगा, और मीठा जो रहता है उसे सकरा कहते हैं। और इसी सकरा को क्या होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं, सबसे जो है कि मीठा होते हैं। शहद की सकरा भी कहा जाता है, जो शहद होते हैं ना उसे सकरा भी कहा जाता है, ठीक है। फ्रक्टोज को गन्ना, चुकंदर, मकई से प्राप्त किया जाता है। यानी फ्रक्टोज को अगर हम प्राप्त करने की बात करें तो फ्रक्टोज को जो है प्राप्त करते हैं क्या चीज से, तो गन्ना से, चुकंदर से और क्या चीज से, मकई से प्राप्त करते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज का एक ही प्रकार के रासायनिक सूत्र होते हैं, यानी दोनों का रासायनिक सूत्र एक ही होते हैं, ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का भी। C6H12O6 होता है इसका भी, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग आणविक संरचनाएं होती है। जैसे सूत्र की बात करें तो उसकी जो सूत्र होगा वो अलग होगा, और इसका जो सूत्र होगा वो अलग होगा, ठीक है। जो फ्रक्टोज को सुक्रोज की तुलना में 1.2 से 1.8 गुना क्या होता है, अधिक मीठा बनाती है। यानी ये थोड़ा सा क्या होगा, इससे ये ज्यादा मीठा बनाने का कार्य करेगा, ठीक है। अब आता है गैलेक्टोज। देखिए गैलेक्टोज क्या होते हैं, ये आमतौर पर प्रकृतियों में अन्य सकराओं के साथ मिलकर पाया जाता है, ठीक है। यानी ये आमतौर पर अन्य सकराओं के रूप में मिलकर पाए जाते हैं। ये डेयरी उत्पाद की बात करें, जैसे डेयरी उत्पाद में हो जाएगा तो दूध हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, खट्टी क्रीम हो जाएगा, आइसक्रीम हो जाएगा, दही हो जाएगा। लैक्टोज के रूप में गैलेक्टोज के सबसे अच्छे खाद्य क्या होते हैं, ये स्रोत होते हैं, किसका, गैलेक्टोज का। तो गैलेक्टोज किसमें पाया जाता है, तो दूध में, मक्खी में, मक्खन में, खट्टी क्रीम में, आइसक्रीम में, दही में। ये लैक्टोज के रूप में सबसे गैलेक्टोज के सबसे अच्छे क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। गैलेक्टोज को मस्तिष्क सकरा के रूप में भी जाना जाता है, यानी मस्तिष्क सकरा के रूप में किसे जाना जाता है, तो गैलेक्टोज को जाना जाता है, ठीक है। यह शिशुओं के मस्तिष्क के विकास में सहायता करता है। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, ये मस्तिष्क होते हैं ना, ये दिमाग, इस दिमाग के इस मस्तिष्क में जो है ना, वो दूध जो होता है वो क्या होते हैं, इसके विकास में सहायता प्रदान करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो कहेगा शिशु के मस्तिष्क में कौन सा विकास में सहायता प्रदान करता है, तो गैलेक्टोज करता है, ठीक है। गैलेक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज और इनमें से सभी तो क्या कहेंगे, गैलेक्टोज करता है, ठीक है। मोनोसेक्राइड चीनी दीर्घकालिक समृद्धि निर्माण की गति देने का क्या करता है, मदद करता है, जो चीनी का निर्माण होता है। गैलेक्टोज को ट्यूमर के विकास को रोकने और इसके प्रसार या मोटास्टेसिस विशेष रूप से यकृत को रोकने के भी दिखाया गया है। यानी यह हमारी जो शरीर रहते हैं और जो ट्यूमर होते हैं, उस ट्यूमर के विकास को रोकने का कार्य करता है, ठीक है। और इसका प्रसार जो है या मोटास्टेसिस जो होते हैं, वो विशेष रूप से यूक्लिड यानी जो लीवर होते हैं उसे रोकने में भी क्या होते हैं, इस कार्य को दिखाया गया है, जो गैलेक्टोज काम करता है, ठीक है। और ये दूध हो गया, ये दूध में क्या होता है, गैलेक्टोज पाए जाते हैं। और ये ईख जो हो गया उसमें क्या पाए जाते हैं, तो फ्रक्टोज पाए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं डाइसेकेराइड। देखिए डाइसेकेराइड क्या होते हैं, ठीक है। डाई मतलब दो, जब दो सेकेराइड आपस में मिलता है, जुड़ता है, तब यह एक अणु का निर्माण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। देखेंगे अब, ठीक है, डाइसेकेराइड कहते हैं। जैसे ग्लूकोज को मिलाया जाए और फ्रक्टोज को मिलाया जाए तो सुक्रोज प्राप्त होता है, फिर ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाया जाए तो मल्टोज प्राप्त होता है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाया जाए तो क्या प्राप्त होता है, लैक्टोज प्राप्त होता है।
तो मैंने पहले ही बताया है कि जब दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलता है तो उससे प्राप्त जो यौगिक होता है ना, उसी यौगिक को हम डाइसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, तो डाइसेक्राइड के रूप में हो गया। ग्लूकोज और पेक्टोज मिलेगा तो सुक्रोज का निर्माण होगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा तो मल्टोज का निर्माण होगा, और ग्लूकोज और लैक्टोज मिलेगा तो क्या ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा तो लैक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब आता है सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या होता है, देखिएगा, यह गन्ने एवं गुड़ को सकरा कहा जाता है। क्या होता है जी, ये गन्ने और गुड़ को सकरा कहा जाता है। टेबल शुगर यानी चीनी की सुक्रोज का बना होता है, यानी जो चीनी होती है वो सुक्रोज का ही बना होता है। ठीक है, सुक्रोज गन्ने से बनी हुई चीनी है जो हर घर में पाई जाती है। जो आप चीनी देखेंगे, ये जो चीनी देख रहे हैं ये ढेला वाला चीनी है, तो ये ईख से ही प्राप्त किया जाता है। इसे क्या कहता है, रिफाइंडिंग करके क्या कहता है, इसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। ये सुक्रोज का ही क्या है, बना होता है। और इसी को हम घर घर में क्या होते हैं, चीनी के जौरे आप जो है कि खाना खाते हैं। याद कीजिए आप लोग चीनी में रोटी को जो है ना लपेट कर खाए होंगे बचपन में, गांव देहात के ज्यादा बच्चे होंगे वो ऐसे करते होंगे। सुक्रोज गन्ने या मीठे जो चुकंदर से प्राप्त करते हैं, यानी इसे हम मीठे गन्ने जो होते हैं वो मीठे जो चुकंदर होते हैं उसी से हम सुक्रोज को प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुछ अन्य फल और सब्जियों में भी सुक्रोज पाए जाते हैं। कुछ ऐसे सब्जियां भी है और जो है कि फल भी है जिससे हम क्या चीज प्राप्त करते हैं, तो सुक्रोज को प्राप्त करते हैं। ठीक है, मल्टोज आते हैं। देखिए मल्टोज क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए मल्टोज हमारे शरीर में यह जौ, ज्वार, मक्का, गेहूं और अनुकूलित अनाज के सकरा कहते हैं। यानी जो जौ है, जो क्या है, ज्वार, मक्का, गेहूं, इस चीज को सेवन करने से हमें मल्टोज प्राप्त होता है। ठीक है, और यह शराब में भी पाया जाता है। शराब को मदिरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, मदिरा। तो क्या है, शराब में क्या पाया जाता था, मल्टोज पाया जाता है। ठीक है, या मदिरा में क्या पाया जाता था, मल्टोज पाया जाता है। पोषण की दृष्टि से मल्टोज स्टार्च और अन्य शर्करा के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। यानी अन्य शर्करा के समान ही ये भी कैलोरी प्रदान करता है, कैलोरी देता है। जो पोषण की दृष्टि से बात करें तो ठीक है, उसके अध्ययन माध्यम से बात करें तो ठीक है, आपकी मांसपेशियां, लीवर और मस्तिष्क ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। यानी यह ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। मांसपेशियां, लीवर और मस्तिष्क ग्लूकोज को, ठीक है, ये हमें क्या देता है, तो परिवर्तित करता है। किस चीज में, ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब आते हैं लैक्टोज। देखिए ये दूध में पाए जाते हैं। ये किस चीज में पाए जाते हैं, दूध में। तो कहेगा कि दूध में क्या पाए जाते हैं, तो लैक्टोज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं जी, लैक्टोज। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आणविक सूत्र इसका क्या होता था, C12H22O11 होता है। तो लैक्टोज का सूत्र क्या होता है, C12H22O11 होता है। ठीक है, लैक्टोज एक प्रकार का एक एंजाइम है। क्या है जी, एक एंजाइम है जिसकी निर्माण छोटी आंत में होती है। कहाँ पे होता है, जो हमारी छोटी आंत है, इस छोटी आंत में क्या चीज का निर्माण होता है, तो लैक्टोज का निर्माण होता है। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में लैक्टोज का निर्माण नहीं हो पाता है तब लैक्टोज इंट्रोलेस की समस्या होती है। और यह एक प्रकार की आनुवांशिक क्या है, रोग है। ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, ये चलते रहती है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपके पिताजी अगर नाटे होंगे, मम्मी भी नाटे होंगे, बाबा भी नाटे होंगे, तो आपका भी जन्म जो होगा, वो बच्चे जो होंगे वो भी नाटे होंगे। यानी सभी का क्या होगा, जनरली हो जाता है। देखते होंगे केस दाढ़ी भी होता है ना, केस जो झड़ता है, टकले हो जाते हैं लोग, तो ये क्या होते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, चलते रहते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये भी समस्या क्या होते हैं, ये चलते रहता है। ठीक है, तो दूध में कौन सा पाए जाते हैं, तो लैक्टोज पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से अब आता है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड की बात करें हम, तो पॉलीसेकेराइड क्या होता है, पोली मतलब बहुत, बहु मतलब बहुत, पोली पोली मतलब क्या होता है, बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलता है आपस में, तब क्या चीज का निर्माण होता है, तो पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। जब बहुत सारे क्या होंगे, मोनोसेकेराइड मिलेंगे और उससे प्राप्त जो यौगिक होता है उसी को हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं जी, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। जो अघुलनशील होते हैं, जो पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, जैसे आप पत्थर को पानी में रखेंगे तो घुलेगा, नहीं घुलेगा ना, तो उसी प्रकार ये भी नहीं घुलता है। ठीक है, ये क्या होता है जी, नहीं घुलता है। यह सबसे जटिल सकरा होता है। और ये क्या होता है अभी, सबसे जटिले है। ये बहुत ही क्या होते हैं, जटिल होते हैं, आसान नहीं होते, साधारण नहीं है, जटिल है। ठीक है, यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल में सेलुलोज में पाया जाता है। बाह्य कंकाल जो होते हैं ना, उस बाह्य कंकाल में जो क्या होता है, सेलुलोज होता है, उस सेलुलोजों में यह पाया जाता है। बाह्य कंकाल व सेलुलोजों में क्या होता है, पाए जाते हैं। बाह्य कंकाल को बताए गए थे, जब कंकाल चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे, आप जाके वीडियो देख लीजिए।
यह भोजन को संचित करने का कार्य करता है, यानी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसे संचित करने का जो कार्य करता है, स्टोर करने का जो कार्य करता है, वो क्या करता है, तो पॉलीसेकेराइड करता है। हमारे शरीर के अंदर जो हम भोजन करते हैं तो हमारी जो भोजन को स्टोर करके जो रखता है ना, वो कौन करता है, पॉलीसेकेराइड करता है। ठीक है। स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या आता है, जैसे मैं आप यहाँ पॉलीसेकेराइड का हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा कहेगा पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड कौन है, तो स्टार्च हो जाएगा, उसके बाद क्या है, ग्लाइकोजन हो जाएगा। स्टार्च जिसको हम मन कहते हैं। ठीक है, यह पौधे में पाए जाने वाले सबसे आम खाद्य भंडारण पॉलीसेकेराइड है, यानी ये पौधे में सबसे जो है ना आम खाद्य भंडारण के रूप में, ये पॉलीसेकेराइड के रूप में है। ठीक है, पौधे। कैप्सूल भी स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल जो आप दवा खाते हैं, जो कैप्सूल होते हैं दवा का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कैप्सूल है, तो इस कैप्सूल में जो होता है ना, इस कैप्सूल के ऊपर वाला जो खोपड़िया होता है, ये भी क्या होता है, स्टार्च का ही बना होता है। ये भी क्या चीज का बना होता है, स्टार्च का बना होता है। आप लोग आंख में धरने वाला पिपोहिया जो होता है ना, उसके जो ऊपरी वाला, वो भी क्या होता है, स्टार्च का ही बना होता है। ठीक है, जो छोटे बच्चे में खूब धरते होंगे, पूरा पूरा जो है आंख के अंदर आपको घुस जाता होगा। जो भोजन में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज और मल्टोज में परिवर्तित करता है। तो ये स्टार्च को क्या करता है, ग्लूकोज से मल्टोज के रूप में क्या करता है, इसे परिवर्तित करने का कार्य करता है भोजन में मौजूद। समान स्टार्च युक्त सब्जियां जैसे आलू का, इसमें स्टार्च नहीं पाए जाते हैं। मक्का हो जाएगा, मटर हो जाएगा, बीटर, स्क्वैश हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं किसी में समान जो स्टार्च युक्त होते हैं सब्जियां। चावल, गेहूं, मक्का, आलू और ब्रेड स्टार्च के कुछ क्या होते हैं, उदाहरण है। यानी क्या चीज का उदाहरण है जी, स्टार्च का उदाहरण है, स्टार्च का। चावल में पानी काफी भारी मात्रा में स्टार्च होता है, यानी चावल के जो पानी होते हैं, जैसे आप लोग ठंडी के दिनों में ज्यादातर गांव के बच्चे उसे पानी, यानी जो खाना बनते हैं, चावल बनते हैं, चावल का जो मार होता है, जो पानी होता है, उसे मार कहा जाता है देहाती भाषा में। और वही मार का मार भात, साग, चटनी खूब मस्त लगता है खाने में। तो जो मार में जो है ना बहुत ही ताकत होता है, उसमें सभी विटामिन उसी में रहता है, और उसी को जो है ना गांव के लोग जो है ना उसे निकाल देते हैं। ठीक है, तो जो मार में जो पानी होता है, उस पानी में जो पाया जाता है, उसी में स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, स्टार्च पाए जाते हैं। स्टार्च जो होते हैं वो अणु के मूल रासायनिक सूत्र जो होता है वो C6H12O, C6H10O5 और N होता है। ठीक है, तो कहेगा चावल के जो पानी होते हैं, उस पानी में क्या पाए जाते हैं, तो स्टार्च पाए जाते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर जो है ना छोटे बच्चे गांव के जो है ना मार भात साग ठंडी के दिन में बहुत ही बेस्ट लगता है। ठीक है, अब आते हैं सेल्यूलोज। देखिए ये क्या होता है, यह पौधे में पाए जाने वाले एक अन्य महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड है। यह काष्ठ, कपास के बीच, जूट, पटसन आदि में भी पाए जाते हैं। यानी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कपास में पाए जाते हैं, कपास के बीज में, जूट में, पटसन में आदि में ये पाए जाते हैं। ठीक है, यह पौधे में पाए जाने वाले एक अन्य महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है, कपास शुद्ध सेल्यूलोज है, कपास शुद्ध क्या है, सेल्यूलोज है। कपास शुद्ध सेल्यूलोज है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले प्राकृतिक सेल्यूलोज फाइबर है। तो क्या है, सबसे अधिक जो है ना फाइबर के रूप में, सेल्यूलोज फाइबर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो किस चीज का, कपास का। किस चीज का जी, कपास का किया जाता है। ठीक है, जो सेल्यूलोज होते हैं, सेल्यूलोज के रूप में सबसे सेल्यूलोज फाइबर है। उरुक बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच मौजूद होता है। अंडुक का मुख्य कार्य होता है सेल्यूलोजों को पाचन में मदद करता है। किस चीज का मदद करता है, तो सेल्यूलोज को पाचन में मदद करने का कार्य करता है। यह एक प्रकार का आहार फाइबर है जो प्रकृति के रूप में फलों, सब्जियां और अनाज में पाया जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से पेपर बोर्ड और कागज को बनाने के लिए किया जाता है। सेल्यूलोज का मुख्य रूप से जो हम उपयोग करते हैं वो पेपर बोर्ड होता है, और क्या होते हैं जी, कागज को जो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किए जाते हैं। पेपर बोर्ड आप लोग जो कूट जो लिखते होंगे वो हो जाएगा। ठीक है, और पेपर जो आप लोग कॉपी उपी है वो। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की ही बनी होती है। जो पादप कोशिका होती है और वो जो बना होता है ना, वो भी क्या चीज का बना होता है, सेल्यूलोज का ही बना होता है। वो भी क्या चीज का बना होता है जी, तो सेल्यूलोज का बना होता है, जो कोशिका भित्ति में होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन, यह जानवरों में प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है जो ग्लाइकोजन युक्त यानी लीवर और मांसपेशिया में संग्रहित होती है। ठीक है, और जानवरों और ऊर्जा में आरक्षित के रूप में यह कार्य करता है। ठीक है, यानी यह जानवर जो होते हैं उसमें ऊर्जा को आरक्षित के रूप में यह कार्य करता है, और यह हमें लीवर और मांसपेशिया जो होते हैं उसको संग्रहित होती है। ठीक है, उसी से, किससे, ग्लाइकोजन से। ठीक है, ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। कहेगा जंतु स्टार्च किसको कहते हैं, ग्लाइकोजन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ग्लाइकोजन को। ठीक, काइटिन अब आता है। देखिए काइटिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है जो मुख्य रूप से कवक में पाए जाते हैं। तो कवक में क्या पाया जाता है? तो काइटिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं जी? तो काइटिन पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक यौगिकों से ही बनी होती है। यानी कवक के जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो भी काइटिन का ही बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ठीक है। काइटिन एक सफेद, कठोर और बोलोचादार नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड है। और दूसरा सबसे प्रचुर बायोपॉलीमर के बाद है जो कोकरा, झींगा, कीड़े के बाह्य कंकाल और यहाँ तक कि कवक की कोशिकाओं के दीवार में भी पाए जाते हैं। देखिए जो कोकरा होते हैं, कोकरा देखे हैं आप लोग, कंकाल तंत्र में चैप्टर में बताया गया है कोकरा। ठीक है। झींगा हो जाएगा जो बाह्य झींगा हो जाएगा, और कीड़े के बाह्य कंकाल में। और जो जितने भी कीड़े होते हैं, जैसे मच्छर होता है, तो अब जैसे ही आप मच्छर को मारिएगा तो आपके शरीर पर क्या होगा? उसका दाग उठ जाता है। तो वो भी क्या होता है? उसमें बाह्य कंकाल होते हैं। और वो बाह्य कंकाल जो होते हैं ना, इसी बाह्य कंकाल में ना वो काइटिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? काइटिन पाए जाते हैं। तो जितने भी कवक कोशिकाएं के भीतर जो होते हैं ना, वो काइटिन नामक के क्या होते हैं? काइटिन नामक यौगिक से ही बना होता है। किस यौगिक से बना होता है? काइटिन नामक यौगिकों से वो बना होता है। ठीक। देखिए प्रोटीन क्या होते हैं। ठीक है। तो देखिए प्रोटीन जो होते हैं ना, प्रोटीन शब्द का प्रयोग 1838 ईस्वी में बर्जेलियस साहब ने सर्वप्रथम किया था। 1838 ईस्वी में बर्जेलियस साहब ने सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द का उपयोग किया था। प्रोटीन जो होता है ना, वो नाइट्रोजन का क्या होता है? यौगिक होता है। नाइट्रोजन का यौगिक होता है। ठीक है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक क्या है? पदार्थ होते हैं। ठीक है। तत्व पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्वों के अणुओं से मिलकर क्या होता है? ये बना होता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो बना होता है ना, वो कार्बन, उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन, और उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्वों के अणु जो होते हैं ना, उस अणुओं से मिलकर बना होता है। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन शब्द हमारे शरीर की आवश्यकता के लिए 20 अमीनो अम्ल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यानी 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है हमारे प्रोटीन को बनने के लिए। ठीक है। तो ये शरीर की वृद्धि और अंगों को मरम्मत दोनों कार्यों के लिए क्या होता है? बहुत ही प्रोटीन के उत्तरदायित्व होता है। प्रोटीन बहुत ही उत्तरदायित्व होता है। हमारे शरीर की वृद्धि होती है। ठीक है। हम बड़े छोटे हैं, बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज हमारी जो शरीर की जो वृद्धि होती है, विकास होती है, और जो अंगों को जो मरम्मत होता है, ठीक है, वो सभी को जो है ना, सभी के लिए जो होता है वो प्रोटीन बहुत ही उत्तरदायित्व होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 10 जो होता है ना, वो भोजन से प्राप्त करते हैं, और 10 जो होता है वो स्वयं निर्मित होते हैं। ठीक है। जैसे आवश्यक एमिनो अम्ल 10 हो जाते हैं जो भोजनों के द्वारा प्राप्त करते हैं, और अनावश्यक एमिनो अम्ल जो शरीरों के स्वयं निर्मित होते हैं वो 10 हो जाते हैं। उसे हम अनावश्यक कहते हैं, और जो भोजन से प्राप्त करते हैं उसे आवश्यक कहते हैं, और जो भोजन से नहीं स्वयं निर्मित होता है शरीर के अंदर उसे हम अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं, देखिएगा, एमिनो अम्ल जिस बंधन के द्वारा जुड़कर क्या होते हैं? वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं ना, उसे पेप्टाइड बंधन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं जी? पेप्टाइड बंधन कहते हैं। जो क्या करता है जी? एमिनो अम्ल के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है ना, उसी हम बंधन को क्या बोलते हैं? तो पेप्टाइड बंधन कहते हैं। मानव शरीर में लगभग 15 से 17% जो होते हैं वो भाग प्रोटीन का ही बना होता है। हमारा अगर शरीर ये जो बना है ना, इस शरीर में 15 से 17% की मात्रा क्या होती है? प्रोटीन की ही होती है। ठीक। प्रोटीन प्रति ग्राम 4.2 किलो कैलोरी क्या करता है? ऊर्जा क्या करता है जी? प्रदान करता है। कितना जी? 4.2 किलो कैलोरी क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है प्रोटीन। प्राकृतिक रूप में सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में 4.42% पाया जाता है। 42% पाया जाता है सोयाबीन में। यानी सबसे ज्यादा प्राकृतिक रूप में अगर प्रोटीन पाई जाती है तो सोयाबीन में ही होता है, जो 42% मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। प्रोटीन अगर हम स्रोत की बात करें, यानी हम क्या चीज को खाएंगे कि हमारे शरीर में प्रोटीन होगा, तो देखिए, अगर आप दूध खाएंगे तो आपको प्रोटीन होगा, पनीर भी खाइएगा, दाल खाइएगा, मांस खाइएगा, मछली खाइएगा, अंडा खाइएगा, ये सारी चीज जो आप खाएंगे, ये सारी चीज में प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है। तो आप अगर प्रोटीन की कमी हो आपके शरीर के अंदर तो आप ये सारी चीज खा सकते हैं।
देखेंगे जब ऑपरेशन होता है ना किसी व्यक्ति को, तो ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर सलाह देता है कि आप जो है ना कि दाल और रोटी खा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको विटामिन प्रोटीन मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन की कमी हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन की कार्य देखिए, यह शरीर का निर्माण करता है, यानी हमारा शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। इसीलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपके घर 2 तला 3 तला या 4 तला मंजिला महल होगा, तो आप क्या करेंगे, पिलर से जोड़ के रखे होंगे नीचे से, तो आपके पिलर उसका करता है 3 तला या 4 तला मंजिला भवन को आपको रोक कर रखा है, ठीक है, गिरने नहीं देगा। सेम उसी प्रकार हमारे शरीर में भी, तो इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है इसे, जो हमारे शरीर का निर्माण करता है। यह कोशिकाओं तथा ऊतकों का क्या करता है, निर्माण करता है, मरम्मत करता है और उसकी विकास भी करता है। कौन, प्रोटीन। यह शरीर की वृद्धि के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, यानी हमारे शरीर की वृद्धि अगर हो रहा है ना, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, प्रोटीन। अगर नहीं, यह टूटे फूटे अंगों को क्या करता है, मरम्मत करता है। अगर हमारे अंग में कहीं टूट फूट हो जाता है, तो इस चीजों को क्या करता है, वो मरम्मत करता है, ठीक है ना। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं, तो प्रोटीन पाए जाते हैं। तो सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, तो प्रोटीन पाए जाते हैं। कितना सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं प्रोटीन, तो मूंगफली और सोयाबीन में पाए जाते हैं। शरीर को पोषण करने और ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, यानी हमारे शरीर के पोषण करने के लिए और ऊर्जा को उत्पाद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होते हैं, ये पोषक तत्व होते हैं। कौन, प्रोटीन। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध रहने वाले पोषक तत्व होते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर सबसे अधिक क्या करते हैं, ये उपलब्ध रहने वाले क्या हैं, पोषक तत्व हैं। शरीर के पीएच लेवल बनाए रखने के लिए, मूड ठीक रखने के लिए और तनाव को कम करने के लिए प्रोटीन की क्या होता है, भूमिका अहम होती है। यानी हमारे शरीर में तनाव कम होगा, ठीक है, और हमारी जो मूड रहता है खराब वो, और उसके बाद क्या होगा, पीएच लेवल जो होता है हमारे शरीर का, ये बनाने का कार्य और ये भूमिका कौन निभाता है, तो प्रोटीन का क्या होता है, काफी अहम भूमिका होता है, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा प्रोटीन, तो ये सारी चीज आपके पास हमेशा होते रहेगा। तो इसकी भूमिका कौन निभाता है, प्रोटीन ही निभाता है, ठीक है। और सोयाबीन में क्या होता है और मूंगफली में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, तो प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन की प्राप्ति कैसे होता है, देखिए प्रोटीन की प्राप्ति एक शरीर में होता है, दूसरा क्या होता है जी, वो भोजन से होता है। तो शरीर में क्या होता है, जिससे रक्त से होता है, ठीक है। तो रक्त से क्या मिलेगा, हेमोग्लोबिन प्रोटीन और फाइब्रोनेजन प्रोटीन और क्या था, प्रोटोबिन प्रोटीन जो होता है वो आपको क्या चीज से मिलेगा, रक्त से मिलता है। हड्डी से आपको कोलेजन मिलता है, क्या मिलता है जी, कोलेजन, ठीक है, कोलेजन प्रोटीन मिलता है। और मांसपेशी जो होता है ना, उससे आपको एक्टिन और मायोसिन मिलता है, ठीक है, ये प्रोटीन है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है, पीसी के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा भी गया है, ठीक है। अब बता भोजन से, देखिएगा भोजन गेहूं से गिलिटोन, गाजर से कैरोटीन और दूध से केसिन प्रोटीन प्राप्त होते हैं, ठीक है। और अंडा से जो है ना, पीला वाला भाग जो होता है ना, उसे बेटलिन प्राप्त होता है, और जो सफेद वाला जो भाग होता है उससे एल्ब्यूमिन प्राप्त होता है, ठीक है, एल्ब्यूमिन प्राप्त होता है। तो भोजन से आप ये सारी चीज को प्राप्त करेंगे, और जो हमारे शरीर में जो 10 है वो 10 जो है ना, इस चीज से आप प्राप्त करेंगे, हेमोग्लोबिन हो जाएंगे, जो रक्त से क्या होते हैं, प्रोटीन प्राप्त होते हैं, जो अपने आप वो प्राप्त होता है, ठीक। और ये भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो ये सारी चीज हमें प्राप्त होता है, ठीक है। बाल, नाखून, सींग, खुर और में जो है ना, कौन सी प्रोटीन होता है, अल्फा केराटिन होते हैं प्रोटीन, ठीक है, अल्फा केराटिन प्रोटीन पाए जाते हैं बाल में, नाखून में, सींग में और खुर में, ठीक है। कोलेजन जो होते हैं ना, वो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन है। तो कहेगा मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन है, तो कोलेजन। क्या है जी, कोलेजन। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग यानी बीमारी कौन कौन सा है, देखिए अगर इसकी कमी हो जाएगा ना, तो 2 प्रकार की बीमारी होता है। एक बीमारी होता है, आप गांव समाज में बच्चे लोगों को देखते होंगे कि उसका पेट जो है ना, तसला की तरह आगे निकल गया रहेगा, अब बाकी उसका जो शरीरवा होगा ना, वो क्या होगा, पातर हो गया रहेगा, ठीक है। तो वो एक बीमारी बच्चे में होते हैं। दूसरा बीमारी बच्चे में ही होते हैं कि उसका पूरा जो है ना, ऊपर से नीचे लेकर है मांसपेशी, यानी उसका मांस जो है ना, वो पूरा समाप्त हो गया रहेगा, यानी बहुत कम रहेगा। अब पूरा उसके शरीर के अंदर का जो कंकाल है वही दिखाई देगा, ऊपर के चमड़िया दिखाई देगा। जैसे आप देखिए, हाई बचवा को देखिए, इसका तसला की तरह जो है ना, कि इसका पेटवा आगे निकल गया है, लेकिन इसका जो मुंहवा है, इसका जो गुरवा है, इसका जो क्या कर रहा है, देखिए कितना पतला है। तो ये बीमारी किसके वजह से होता है,
प्रोटीन की वजह से होता है। ये भी देखिए भाई, बच्चों का देखिए कि ये मेडिसिन है हो रहा है, ये हॉस्पिटल में है, बच्चों का देखिए पूरा जो है ना, ये पूरा हड्डी कंकाल दिखाई दे रहा है। तो ये भी बीमारियां किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से होता है जी। देखिए क्वासियोकोर इसको कहते हैं, और इसको जो बीमारी को कहते हैं वो मैरासमस कहते हैं, मैरासमस होता है, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से बच्चे में होती है, यानी ये बीमारी मुख्य रूप से बच्चे में ही होते हैं। इसके कारण शरीर एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है, यानी इसके कारण शरीर की विकास नहीं हो पाती है, और मानसिक जो दिमाग होता है वो भी उसकी विकास नहीं कर पाता है। हाथ पैर सूख जाता है और पेट क्या होता है? फूल जाता है। मैंने क्या बताया है कि हाथ पैर पूरा सूख जाएगा, और पेटवा जो है ना उसका पूरा एकदम टसला की तरह निकल जाएगा, ठीक है। यह भी क्या होता है? यह भी एक प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली बीमारी है। इसे सूखा रोग भी कहते हैं, इसे सूखा रोग कहते हैं, जिससे शरीर सूख जाता है और वजन क्या होता है? कम हो जाता है। अब बताइए, आपके शरीर का पूरा मांस खत्म हो जाएगा, ठीक है, आपका चमड़ी रहेगा और आपका कंकाल तंत्र बचल रहेगा, जिसे ई बबुआ साहब के है, तो क्या होगा? इनका जो है, आप इसका वजन कम होगा कि नहीं होगा? कम हो जाएगा। ये सूख गए हैं, सूख के टटा गया है एकदम, तो सूख के जो टटा गया है उसी को क्या बोलते हैं? सूखा रोग भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। मैरासमस को क्या बोलते हैं? सूखा रोग कहते हैं। और इधर जो है ना वो क्वासियोकोर को जो है ना हम क्या बोलते हैं? तो ये आपको ये रोग हो जाता है जिसमें पेटवा निकल जाता है, बाकी सब सूखा रहता है, ठीक है। ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग और बीमारी है। अब आता है वासा। देखिए वासा क्या है? यह चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। वसा हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, और यह इसकी कमी होने से हमारे शरीर में हानि भी पहुंचती है। यानी हमारे शरीर के चिकनाई, स्मार्ट, हमारे एकदम पूरा गुल्ला थुला, और जो है कि हमारे शरीर पे एकदम पूरा जो है कि चमक रहता है, ठीक है, वसा की वजह से ही सहयोग करती है। वसा हमारे शरीर में उपयोगी है, अगर इसकी कमी हो जाता है तो शरीर में हमें क्या होगा? हानि भी होता है, हानि पहुंच सकती है। फैक्ट हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, और हमारे शरीर को क्या करता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए त्वचा के नीचे जो होता है ना वो वसा जमा रहता है। जब किसी व्यक्ति को आप अगर मारेंगे पीटेंगे तो उसके त्वचा पर लगने के बाद में उसको वसा पर पड़ता है, जो उसकी मांसपेशियां पर नहीं लगता है। इसी के वजह से है ना, किसी व्यक्ति को आप मारेंगे जिसके शरीर के अंदर वसा ज्यादा होगा ना, उसे चोट नहीं लगता है, ठीक है, उसे सुरक्षा प्रदान होता है। कितनों मारिएगा उसे चोट कम लगता है, ठीक है। तो ये वसा की वजह से, जैसे चर्बियाल लोग होता है, ठीक है ना, जो मोटे लोग होते हैं उसमें वसा की मात्रा ज्यादा होते हैं, लेकिन वो ज्यादा जल्दी हाफ भी जाते हैं किसी काम को करने में, ठीक है। हमारे शरीर में वसा लिपिड के रूप में भी मिलती है, यानी जो हमारा शरीर होता है ना, उस शरीर में अगर वसा जो मिलता है ना तो उसमें लिपिड के रूप में मिलता है, ठीक है। लिपिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बलोर साहब ने 1943 ईस्वी में किया था, ठीक है। भोजन में मौजूद वसा पाचन के उपरांत जो होते हैं ना फैटी एसिड तथा ग्लाइसेरल में टूट जाते हैं, ठीक है। ये फैटी एसिड क्या होता है? ग्लाइसेरल में टूट जाते हैं। कौन? भोजन के मौजूद पाचन जो होते हैं वो, जो कोशिकाओं के द्वारा पुनः व्यवस्थित होकर ये शरीर के लिए क्या होते हैं? जरूरी क्या होते हैं? फैक्ट का निर्माण करता है। यानी हमारे शरीर में जितने जरूरत फैक्ट होता है ना, उसी चीज का क्या करता है? ये निर्माण करता है। फैक्ट के द्वारा उष्मा का निर्माण होता है, ठीक है, जिसमें शरीर का क्या होता है? तापमान नियंत्रण होता है। यानी फैक्ट के द्वारा ही उष्मा का निर्माण करता है, और जो हमें उष्मा का क्या करता है? निर्माण करता है, जिससे हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करके रखता है। यानी हमारे शरीर में जो तापमान है, हमारे शरीर के तापमान को जो नियंत्रित करने का कार्य करता है वो वसा ही करता है। कौन करता है जी? वसा करता है, जो उष्मा का निर्माण होता है, ठीक है। वसा के द्वारा ही एडिपोस टिश्यू का क्या करता है? निर्माण करता है। तो किस कहेगा किसके द्वारा एडिपोस जो है टिश्यू का निर्माण करता था? वसा के द्वारा, ठीक है। वसा के लिए ऊर्जा का मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है। वसा के लिए ऊर्जा का मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगर 1 ग्राम वसा की बात करें तो 9.2 किलो कैलोरी क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। 9.2 किलो कैलोरी प्राप्त होता है, सोच सकते हैं आप। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% वसा ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। यानी अगर सामान्यतः जो एक व्यक्ति है वो वयस्क व्यक्ति, जैसे हम लोग हो गए, ठीक है ना, हम लोग के पास में 20 से 30% में ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। कि कहां से प्राप्त होनी चाहिए? तो वसा से प्राप्त 20 से 30% होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभिन्न मात्राओं में उपस्थित होते हैं। क्या क्या चीज में जी? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
इन चीजों में जो है ना विभिन्न रूप से क्या होते हैं, मात्राओं में उपस्थित होते हैं। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होता है, यानी वसा जो है ना 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर रहेगा तो वो ठोस अवस्था में होगा, परंतु यदि इस ताप पर वो द्रव के रूप में रहेगा तो वो तेल कहलाता है। क्या कहलाता है जी? तेल कहलाता है। ठीक है, देखिएगा वसा जो है ना उसे स्रोत क्या है, यानी वसा कैसे हम प्राप्त करेंगे, क्या चीज खाएंगे कि हमारे शरीर में वसा होगा। देखिए, घी को खाइए, दूध पीजिए, पनीर, मक्खन, अंडे की जर्दी, मांस, तेल आदि में पाए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है ना, काजू, किशमिश, बादाम, ये सब में क्या होता है, तेल कब चीज होता है। आप खाइएगा तो मोटाइएगा, आपके शरीर में वसा ज्यादा होगा, मजबूत बनिएगा एकदम, आपका चेहरा पर चिकनापन आ जाएगा, एकदम लाइटनेस मारने लगेगा। किसी को एक थापा दीजिए तो आपका गाल पर क्या होगा, लाल लाल खून जम जाएगा। इस टाइप का क्या है, ये वसा हो जाएगा आपके शरीर में, तो हो जाता है। ठीक है, वसा के प्रकार क्या होते हैं? देखिए, वसा 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और क्या होते हैं जी, ट्रांसफेट होते हैं, ट्रांसफेट होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा संतृप्त वसा के बारे में जानेंगे। संतृप्त वसा जो होता है ना, खत में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है, और इस प्रकार के वसा को हम सेवन कम किया जाना चाहिए, यानी इस प्रकार के वसा को हम कम ही उपयोग करेंगे, ज्यादा उपयोग करेंगे तो आपको क्या हानि पहुंचेगा। जैसे मक्खन हो गया, पनीर हो गया, मांस हो गया, घी हो गया, डालडा हो गया, नारियल का तेल हो गया। ठीक है, ये असंतृप्त वसा में आता है। ठीक है, अब आते हैं असंतृप्त वसा। वो संतृप्त था, अब असंतृप्त जानेंगे। असंतृप्त वसा वास्तव में हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, यानी हमारे स्वस्थ बनाने के लिए किस वसा का इस्तेमाल करना चाहिए, तो असंतृप्त वसा का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह हमारे दिल को क्या करता है, स्वस्थ को बनाए रखता है, यानी हमारे जो दिल होता है, हार्ट होता है ना, इस हार्ट को जो है ना बना कर रखता है। ठीक है, स्वस्थ बना कर रखता है, और हमारे शरीर से हानिकारक जो कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ना, उसको हटाने में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, कौन? अनसैचुरेटेड फैट। जैसे इसकी उदाहरण होगा मूंगफली का तेल, उसका क्या, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, काजू, बादाम तथा वनस्पति तेल। ठीक है, देखिए बहुत दिमाग भी तेज होते हैं काजू, किशमिश, बादाम से। ठीक है, मूंगफली का तेल हो जाएगा, सोयाबीन का तेल हो जाएगा। इसको अगर हम प्राप्त करते हैं, इसको अगर खाते हैं, तो ये सारी चीज को जो है ना असंतृप्त वसा जो हमारे शरीर को क्या करता है, सुरक्षित करता है, और हमारे शरीर के जो हार्ट होते हैं, दिल होते हैं, उसको स्वस्थ रखने में कार्य करता है। ठीक है, अब आता है ट्रांसफैट। देखिए, ट्रांस वसा, इन्हें खाने से हमारे शरीरों में क्या होता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्राएं बढ़ जाती है तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल की क्या होता है, मात्राएं कम हो जाती है। अगर इसे हम खाते हैं तो इसके क्या होता है, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा, जो अच्छा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे पास क्या होता है, हार्ट का बीमारी हो जाता है। ठीक है, क्या चीज का बीमारी होता है, हार्ट का बीमारी हो जाता है। ठीक है, जैसे फास्ट हो जाएगा, फूड हो जाएगा, पिज्जा हो जाएगा, कुरकुरे हो जाएगा। आजकल बहुत सारे बच्चे के और बहुत सारे लोगों को हार्ट का बीमारी हुआ, और रीजन इसका यही है कि हम लोग फास्ट फूड ज्यादातर खाते हैं, और ज्यादातर मात्रा में आप फास्ट फूड खाएंगे तो आपको यही होगा, हार्ट का बीमारी निश्चित ही होगा। ठीक है, तो इसे जो है ना कम खाना चाहिए हम लोग को, और ट्रांसपोर्ट को, जिसके माध्यम से हार्ट की बीमारी का होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो हार्ट की बीमारी हमको ये होता है, जैसे कुरकुरे उरकुरे ये हो जाएगा। आप जब खरीदेंगे कुरकुरे तो उसके पीछे लिखा हुआ रहता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए वसा का कार्य क्या होता है। देखिए, यह शरीर के विभिन्न अंगों के कथा चोटों से बचाता है। मैंने पहले बताया कि हमारे शरीर के अंग जो होते हैं, और त्वचा के नीचे जो है ना वसा जमा रहता है। अगर मारेंगे भी किसी व्यक्ति पर, जैसे मारेंगे इसको, तो मारने के बाद में क्या होता है, उसको चोट बहुत ही कम लगता है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने देती है, यानी बाहर नहीं निकलने देती है। यानी ये त्वचा के नीचे जो होता है ना, जमा होता है, जो शरीर के ताप को बाहर क्या होता है, निकलने नहीं देता है। यह शरीर की ऊर्जा प्रदान करती है, यानी हमारे शरीर को क्या होता है, ऊर्जा देती है। वसा आमतौर पर शरीर में ऊर्जा का संग्रहित स्रोत होता है। ठीक है, जो त्वचा के नीचे जमा रहते हैं, जो त्वचा के नीचे ही जमा रहता है, वही चीज है यहाँ पे। वसा शरीर के तापमान को बनाए रखता है, और वसा स्वस्थ कोशिकाओं को कार्य को बढ़ावा देते हैं। यानी जो स्वस्थ कोशिका होता है उसके कार्य में क्या होता है, वो बढ़ावा देता है कि तुम अपना कार्य को करो। ऊंट के कुबर में भी क्या होता है, वसा पाया जाता है। जो ऊंट के जो कुबर होता है, जो निकला हुआ रहता है, उसमें वसा पाया जाता है, और पानी भी पाया जाता है। यह बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी हमारा जो शरीर है, शरीर को क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। हमारे शरीर में वसा का निर्माण तब होता है जब यूक्लिड, यानी जो लीवर होता है और मांसपेशियां होता है ना, उसमें ग्लाइकोजन का क्या होता है, भंडारण पूरा हो जाता है।
जब तक हमारे शरीर के अंदर जो है ना ग्लाइकोजन के भंडारण पूरा नहीं होगा, तब तक यूक्लिड और मांसपेशिया में ग्लाइकोजन पूरा नहीं होता, तब तक जो है कि वसा का निर्माण नहीं होता है। यानी हमारे शरीर में वसा का निर्माण तब होता है जब लीवर में और मांसपेशिया में किस चीज की भंडारण पूरा होती है, तो ग्लाइकोजन की भंडारण पूरा होता है, तबे जो है ना ये वसा का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर जो है ना वसा का निर्माण नहीं होगा। अब आता है जल। देखिए जल विभिन्न प्रकार के शरीर के जल शरीर के विकास के लिए जल बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मानव शरीर में लगभग 65 से 70% की मात्रा में जल से ही निर्मित होता है। ठीक है, यहाँ से 65-75 भी कहीं दिया होगा, कहीं 70-75 भी दिया होगा। ठीक है, तो आप वहां पे देख लेंगे। हमारा जो शरीर है ना वो जलों से मिलकर और प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। कहा जाता है कि जल बिना जीवन अधूरा है। ठीक है, तो जल के बिना क्या है, जीवन अधूरा, जल ही जीवन है। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट एवं विषैले जो पदार्थ होते हैं ना वो जल में घुलकर हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं जी, हमारे शरीर से निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं घुलकर। जल भोजन के पाचन के लिए माध्यम का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है, माध्यम का। एक माध्यम है जिसके माध्यम, जिससे मान लेते हैं कोई चीज के लिए माध्यम होता है ना, माध्यम होता है ना, वही माध्यम है जो उसको क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, जल के द्वारा जो होता है वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करके रखता है। ठीक है, नियंत्रित किया जाता है, जैसे पसीना तथा वाष्पन द्वारा निर्मित होती है, नियंत्रित होती है। जैसे हमारा पसीना होता है उसको क्या करता है, वो नियंत्रित करके रखता है। शरीर के विभिन्न जो अंग होते हैं यानी जो मूवमेंट यानी गति में जल संनेहक का कार्य करता है। किस चीज का काम करता है, तो संनेहक का कार्य करता है। ठीक है, संनेहक का कार्य कौन करता है, जल करता है। पानी में आर्सेनिक विष के कारण कैरोटोसिस नामक क्या होती है, एक बीमारियां हो जाती है। ठीक है, पानी में आर्सेनिक विष के कारण ही कैरोटोसिस नामक क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पसीना जो होता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है वाष्प द्वारा। अब आता है खनिज लवण। देखिए खनिज लवण क्या होता है, देखिए खनिज एक प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ है। खनिज किस लिए अकार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। जिसमें ही कार्बन आ जाएगा उसमें उसे हम कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे ही कार्बन नहीं आएगा उसे हम अकार्बनिक कहेंगे, उसे इंग्लिश में इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, मानव खनिज को हम भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। इसे हम भूमि से प्राप्त नहीं करते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं ना उसी भोजन से इसे प्राप्त करते हैं। मानव शरीर में लगभग 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में कितने खनिज की आवश्यकता होती है, तो 29 खनिज की। ठीक है, ये सभी शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए क्या होता है, आवश्यक होते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रियाओं के लिए क्या होता है, ये आवश्यक होते हैं 20 प्रकार के खनिज। शरीर में ब्लड, बोन, टूथ, नर्वस इम्पल्स तथा हार्मोन्स और विटामिन के निर्माण में खनिज लवण की क्या होता है, बहुत ही आवश्यकता होती है। इन सारी चीजों में खनिज की क्या है, बहुत ही आवश्यकता होती है। ठीक है, वैसे खनिज जिसकी आवश्यकता शरीर को प्रतिदिन 10 ग्राम से ज्यादा है, यानी ऐसे खनिज जिसकी आवश्यकता शरीर के प्रतिदिन 10 ग्राम से ज्यादा होती है उसे हम मैक्रो एलिमेंट्स कहा जाता है। और 10 से जिसमें कम आवश्यकता होती है उसे मिक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, या उसे ट्रेस एलिमेंट्स भी कहा जाता है। होता है कैल्शियम। देखिए कैल्शियम जो होता है ना वो हड्डियों और छाती के निर्माण के लिए क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होते हैं। यानी हड्डी और छाती के जो निर्माण होता है उस निर्माण में क्या होता है, कैल्शियम की बहुत ही आवश्यकता होती है। दूध, मांस और हरी पत्तियां, सब्जी आदि में क्या पाए जाते हैं, तो कैल्शियम पाए जाते हैं। अगर कैल्शियम को प्राप्त करना है, अगर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप दूध को अध्ययन कीजिए, दूध पीजिए, मांस खाइए, हरी पत्तियां, सब हरी पत्तीदार जो सब्जियां होती है उसे खाइए, आपको वहां से क्या होंगे, कैल्शियम मिल जाएंगे। इसकी कमी से शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस नामक क्या होती है, एक बीमारी हो जाती है, जिसमें हड्डियों में दर्द होता है। यानी हमारी जो हड्डी में जो दर्द होता है ना वो इसी बीमारी के कारण हमारी हड्डी में दर्द होता है। ठीक है ना, और कमजोर भी हमारा हड्डी हो जाता है। क्या हो जाता है जी, कमजोर हड्डी हो जाता है। ठीक है, अगर कैल्शियम में भरपूर फूड चाहिए तो आप दूध को ले सकते हैं, रागी, चीज, बादाम और हरी पत्ती जो होती है ना सब्जी, उसे आप खा सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम की आपकी मात्राएं पूरा हो जाएंगे अगर आपके पास कैल्शियम की कमी है तो। यह हड्डियों और दांतों को मजबूत प्रदान करती है। कौन,
फास्फोरस। फास्फोरस क्या करती है, हमारी हड्डी जो होती है और दांत जो होता है ना, उस दांतों को मजबूत करके रखता है। यह तांत्रिक तंत्र के सही से कार्य करने में सहायक होता है। जो हमारा तांत्रिक तंत्र है, उस तांत्रिक तंत्र को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है कार्य को करने में। ठीक है, यह चावल, मूंगफली, सोयाबीन और पनीर आदि में प्रदान करता है। यानी कि यहाँ से हम प्राप्त करेंगे फास्फोरस को, तो चावल खाएंगे तो फास्फोरस प्राप्त होगा, मूंगफली खाएंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा, सोयाबीन खाएंगे वहां पे आपको मिल जाएगा, और पनीर जो खाएंगे उसमें भी आपको क्या मिलेंगे, फास्फोरस मिल जाएंगे। अब आते हैं आयरन। देखिए, यह रक्त में पाए जाने वाले हेमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। किसका घटक होता है जी, हेमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। ठीक है, जो रक्त में पाए जाने वाले हैं, यह रक्त के निर्माण में क्या होता है, बहुत ही सहायक होता है। जो ब्लड का जो निर्माण होता है, उस ब्लड के निर्माण में कौन सहायक होते हैं, तो आयरन बहुत ही सहायक होते हैं। यह हरी सब्जी या अमरूद और अंगूर आदि में भी पाए जाते हैं। जो हरी सब्जी होती है, जो अमरूद होते हैं, अंगूर होते हैं, इन सारी चीजों जो में है ना, ये बहुत ही आदि पाए जाते हैं, यानी आयरन पाए जाते हैं। इसकी कमी से ही रक्त छीनत क्या होते हैं, नामक रोग हो जाते हैं। तो कहेगा आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाते हैं, तो रक्त छीनता बीमारी हो जाता है, नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अब बता आयोडीन। देखिए, आयोडीन की कमी के कारण जो है घेगा रोग हो जाता है, यहाँ पे फूल जाता है इस टाइप का। ठीक है ना, यह थायराइड ग्रंथियों का सही से कार्य करने में क्या होता है, सहायता करता है। यानी जो थायराइड ग्रंथि है वो किसके माध्यम से सही से कार्य करता है, तो आयोडीन के कारण से। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, और ये समुद्री इलाके में जैसे भोजन और दूध, अंडा और मांस से क्या होता है, हम इसे प्राप्त करते हैं। खनिज हमारे शरीर में 4 से 5% होते हैं। खनिज हमारे शरीर में कितना, 4 से 5% होता है। किसकी वजह से, वजन के रूप में। किसके रूप में, वजन के रूप में। ठीक है, और जो गर्भवती महिलाएं होती है ना, स्त्री होती है ना, उसे कैल्शियम और आयरन की क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, जब गर्भवती महिला रहती है ना, तो उसके पास होता है कैल्शियम और किस चीज की कमी हो जाती है, तो आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो आज हम पोषक तत्व के बारे में जाने पूरी विस्तार से। यहाँ से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।